गुड इवनिंग साथियों। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि जो क्लास 12 ज्योग्राफी है उसका अध्याय 5 देख रहे थे। प्राथमिक क्रिया इसका नाम है। ओके, ये पार्ट नंबर दूसरा है। जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन था हमने कल देख लिए हैं सारे क्वेश्चन साथियों। और आज देखेंगे हम सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन, लगभग 3, 5 और 1 अंक वाले क्वेश्चन देखेंगे। 1, 3, 5 इनमें 3 तरह के प्रश्न देखेंगे साथियों। इससे बाहर कुछ भी आपके नहीं आएगा। शुरू करें क्लास। क्लास शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों कि एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी क्लासें आप तक पहुंचे। और एक बात और है, आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन करें, क्योंकि शाम 4-5 बजे आपको पीडीएफ फाइल मिलती है वहां। ओके, शुरू करते हैं क्लास को। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है आपके 1 अंक वाले प्रश्न, तो उसकी साइज को हम कम कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि खनन की लाभप्रदता को प्रभावित करने वाले कारकों के 2 समूह बताइए। क्या है? जो खनन होते हैं उसके लाभप्रद यानी कि जो हमें लाभ प्राप्त होता है उसके आपको 2 कारक बताना है, कारण बताना है। पहला है कि भौतिक कारकों में जमाव का आकार, श्रेणी और घटना का तरीका शामिल होते हैं। क्या है? कि भौतिक कारक होते हैं उसमें जमाव का आकार और श्रेणी और घटना का तरीका शामिल होता है। और आर्थिक कारक जैसे खनिज की मांग, उपलब्धता और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी होती है। ओके, दूसरा क्वेश्चन है कि कृषि व्यवसाय फार्म मशीनीकृत और आकार में बड़े होते हैं, कथन की जांच कीजिए। तो इसका उत्तर है कि कृषि व्यवसाय फार्म बड़े फार्म होते हैं। जो कृषि व्यवसाय वाले क्षेत्र होते हैं, फार्म होते हैं, वो बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं, फार्म होते हैं जहाँ बड़े पैमाने उत्पादन किया जाता है। इसलिए इन फार्मों को नवीनतम वैज्ञानिक तकनीक के अनुसार मशीनीकृत किया जाता है। यानी कि इसको नए यानी कि नई बनाना होता है, नवीनीकृत करने के लिए मशीनीकरण का प्रयोग किया जाता है। इन फार्म में उत्पाद वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। क्लियर? तीसरा क्वेश्चन है कि आर्थिक गतिविधियां क्या होती है। तो आर्थिक गतिविधियां होती है जो मानवीय गतिविधियां जो आय उत्पन्न करती है, यानी कि जो मानव गतिविधियां करते हैं और उसके द्वारा हमें जो आय यानी कि पैसा उत्पन्न होता है उन्हें आर्थिक गतिविधियां कहा जाता है। उन्हें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीय और चतुर्थी गतिविधियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। साथ में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीय, चतुर्थी गतिविधियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। पांचवा, रेड कॉलर वर्कर किसे कहते हैं। तो प्राथमिक गतिविधियों में लगे लोगों को उनके काम की बाहरी प्रकृति के कारण रेड कॉलर वर्कर किया जाता है। यह प्राथमिक गतिविधियों में लगे लोगों को उनके काम की बाहरी प्रकृति के कारण। और क्या आया समझ में? तो ये आपकी इस प्रकार से हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है कि ट्रक फार्मिंग क्या है। तो ट्रक फार्मिंग वह है कि ट्रक फार्मिंग में सब्जियों की खेती पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ट्रक फार्मिंग आपको समझ में आ रहा है ना, जैसे ये इस प्रकार से चारों ओर से ढका हुआ होता है, दिल बन गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ट्रक जैसा होता है ना फॉर्म, ये शहर में देखा आपने, जयपुर में, दिल्ली में, इस बड़े बड़े शहरों में होते हैं ट्रक फार्मिंग, जहाँ पर क्या है सब्जियां बोई जाती है, सब्जियों के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है साहब। इसमें शहरी क्षेत्रों की दैनिक जरूरतों को पूरे करने के लिए शहरी केंद्रों के आसपास सब्जियां उगाई जाती है। कहने का मतलब जो शहर होते हैं उसमें सब्जियां न उगाने के कारण जमीन नहीं होती है, क्योंकि उसमें फसल वगैरह सब्जियां नहीं होती है, इसी कारण से ट्रक फार्मिंग होती है, उसमें सब्जियां बोई जाती है ताकि शहरों में अच्छी प्रकार से ताजा सब्जियां मिल सके। छठा प्रश्न है, उन 2 गतिविधियों के नाम बताइए जिन पर आरंभिक मानव अपनी जीविका के लिए निर्भर था। 2 गतिविधियां, संग्रह करना और शिकार करना। यानी कि जैसे कि जंगलों से हम भोजन इकट्ठा कर लेते हैं, उसको संग्रह करना कहते हैं। यानी कि संग्रह करना जैसे हम जंगलों से कोई ईंधन कर लिया, शहद कर लिया, मधुमक्खी का शहद, और इस प्रकार से जो भी चीजें खाने का वस्तु है, पत्तियां हो गई, इस जो भी चीजें होती है खाने की, उसको संग्रह कर लेते हैं। शिकार करना, तो शहर में शेर का शिकार करना, बिल्ली का शिकार करना, मगरमच्छ का शिकार करना, सांप का शिकार करना, इस प्रकार से जो भी चीजों को शिकार करना, ये कहें आरंभिक मानव अपने जीवन में किया करता था। साथ ही खाना बदोश पशुपालन क्या है। खाना बदोश वर्तमान में जो कक्षा 10 है उसके अंदर एक पार्ट है खाना बदोश। ओके, तो खाना बदोश पशुपालन क्या होता है। तो खाना बदोश पशुपालन को देहाती खाना बदोश भी करते हैं। क्या खाना बदोश को क्या कहते हैं? देहाती खाना बदोश। यह मूल रूप से आदिम निर्वाह गतिविधि है। यानी कि जो ये खाना बदोश पशुपालन किसमें आता है? आदिम निर्वाह गतिविधि के अंतर्गत आता है, जिसमें चरवाई भोजन, कपड़े, आश्रय, उपकरण और परिवहन के लिए जानवरों पर निर्भर रहते। आदिम निर्वाह कृषि में किस पर निर्भर रहते? ये जानवरों पर निर्भर रहते हैं साथ में। ओके, क्लियर हुआ? अब 8वां क्वेश्चन देखो। विश्व में उच्च अक्षांशों के केंद्रित 2 क्षेत्रों के नाम बताइए जहां एक एकत्रीकरण आर्थिक गतिविधि प्रचलित।
कौन सी एकत्रीकरण गतिविधि प्रचलित है? कुछ अक्षांशों के दो क्षेत्र जहां एक ही एकीकरण प्रचलित है, उत्तरी कनाडा का और उत्तरी यूरेशिया में। कहाँ पर ये प्रचलित है? उत्तरी कनाडा में और उत्तरी यूरोशिया में। एक बार वो समझ बताओ आपको मैं, जो ऑल इंडिया 2010 आ रहा है ना, ये जितनी ऑल इंडिया पूरे भारत के अंदर 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था इसका। और आ गया ना दिल्ली 2008, ये दिल्ली की जो भी एग्जाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये इनका मतलब है। नवा क्वेश्चन है कि उस देश का नाम बताइए जहां व्यवहारिक रूप से हर किसान सहकारी समिति का अध्यक्ष है। तो डेनमार्क एक ऐसा देश है जहाँ जहाँ हर किसान सहकारी समिति का अध्यक्ष, हर किसान है साथ ही वो किसका अध्यक्ष है? सहकारी समिति का। प्रत्येक व्यक्ति सहकारी समिति का अध्यक्ष है। उन बातों को आपको ध्यान में रखना है। छोटी छोटी बातें एक अंक के प्रश्न आते हैं साथ ही। तीसरा क्वेश्चन के 3 अंक के प्रश्न है। तो प्रश्न 10वां है कि दुनिया के विभिन्न देशों में भूमिगत खनन विधियों की कोई 3 विशेषता बताइए। ऑल इंडिया 2010 में क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें क्या विशेषताएं बतानी है आपको? 3 विशेषता। पहली विशेषता तो ये देखो कि यह तब किया जाता है जब अयस्क की सतह से नीचे गहराई में होता है। अयस्क का खनिज होता है ना, खनिज अलग होता है, अयस्क अलग होता है। क्या होता है? सतह के नीचे गहराई होती है उसके नीचे होता है। ओके, इस विधि में ऊर्ध्वाधर सॉफ्ट को डूबना पड़ता है जहां से भूमिगत दीर्घाएं खनिजों तक पहुंचने के लिए विकिरण करती है। दूसरा प्रश्न है कि भूमिगत खनन के लिए लोगों और सामग्री की सुरक्षा और कुशल आवाजाही के लिए लिफ्ट, ड्रिल, ढुलाई वाहन, वेंटिलेशन सिस्टम की आवश्यकता होती है। तीसरा प्रश्न है भूमिगत खनन में इस्तेमाल की जाने वाली विधि जोखिम भरी है। यानी कि जो भूमिगत से जो भी खनन हम निकालते हैं वो क्या है? जान जोखिम में डालते हैं उसको निकालते हैं। क्योंकि जहरीली गैसें होती हैं, आग बढ़ जाती है, बाढ़ आने का कारण है, गुफाएं होती है, घातक दुर्घटनाएं के कारण इस प्रकार से नीचे जितना नीचे जाओगे उतना ही तापमान बढ़ता चला जाएगा सबको। ओके, 11वां क्वेश्चन है कि डेयरी फार्मिंग दुनिया में दुधारू पशुओं के पालन का सबसे उन्नत और कुशल प्रकार, उदाहरण सहित उस कथन का विश्लेषण कीजिए। ये सत्य है कि डेयरी फार्मिंग दुनिया में दूध के लिए पशुओं के पालन का सबसे उन्नत और कुशल प्रकार है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत अधिक पूंजी और साथ ही श्रम की आवश्यकता होती है। श्रम यानी कि मेहनत की आवश्यकता होती है। पशु शेड, चारे की भंडारण की सुविधाएं, चारा और दूध देने वाली मशीनें डेयरी फार्मिंग की लागत को बढ़ाती है। इसको बढ़ाती है? दूध देने वाली जो मशीनें होती है शहरों के अंदर, यदि दूध न निकाला जाए तो शहरों में दूध कहाँ से आए? उस प्रकार से डेयरी फार्मिंग की लागत को बढ़ा रहे हैं। मवेशियों की प्रजनन, स्वास्थ्य देखभाल और पशु चिकित्सा सेवाओं पर विशेष जोर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि डेयरी फार्मिंग इसी से चलती है। इसमें देखभाल, भोजन और दूध की प्रक्रिया के कारण श्रम गहनता भी होती है। यानी कि दूध प्रक्रिया में श्रम बहुत खतरनाक गहनता मतलब गहरे रूप से करना पड़ता है। परिवहन के विकसित साधन, प्रतिशत पाश्चुरीकरण और अन्य संरक्षण प्रक्रियाओं का उपयोग विभिन्न डेयरी उत्पादों के भंडारण की अवधि बढ़ाने के लिए किया जाता है। ओके, ये आपकी छोटी सी बात है। डेयरी फार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन छोटी बात है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 क्वेश्चन नीचे दिए गए आ रहे, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपकी क्वेश्चन ही नहीं आएगा ये। 5 अंक के प्रश्न में प्रश्न नंबर 13वां है कि विश्व में खानाबदोश चरवाहों की जीवन शैली का वर्णन कीजिए। एक बार तो ये 2017 में इस प्रकार से क्वेश्चन आया था। दूसरी बार आया था खानाबदोश चरवाहा शब्द को परिभाषित कीजिए, ये दूसरी बार आया है। तीसरी बार है इसकी कोई 4 विशेषता बताई, ये तीसरी बार है। चौथी बार में विश्व में खानाबदोश चरवाहों की 4 विशेषता, 5 विशेषता बताओ। 4 बार 4 क्वेश्चन बनते हैं, 1 क्वेश्चन बन रहे, 5 क्वेश्चन बन रहे मेरे भाई। इसलिए इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो देखो, खानाबदोश चरवाहन को देहाती खानाबदोश भी कहते हैं। आइए समझ में, यह मूल रूप से आदिम निर्वाह गतिविधि है। इसमें चरवाहे भोजन, कपड़े, आश्रय, उपकरण और परिवहन के लिए जानवरों पर निर्भर है। ये बात हमें ऊपर पढ़ ली है। खानाबदोश चरवाहन की विशेषता इस प्रकार। पहली विशेषता है कि वे चरवाहा और पानी की गुणवत्ता के लिए अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ओके, प्रत्येक खानाबदोश समुदाय परंपराओं में एक अच्छी तरह से पहचानने वाले क्षेत्र पर कब्जा करता है। यानी कि जो परंपरा खानाबदोश समुदाय ऐसे लोग हैं जो यानी कि अच्छी तरीके से पहचान पाए, उनको एक उसी स्थान पर अपना डेरा डालते हैं। तिब्बत और एंडीज के पहाड़ इलाकों में ज्यादा आकृतिक रहता था। आकृतिक क्षेत्रों में दामा, 12 श्रृंगार सबसे महत्वपूर्ण पशुधन है। जो ये क्षेत्र तिब्बत वाले क्षेत्र है।
तिब्बत एंडीज और पहाड़ी इलाकों में और याक आर्कटिक के ऊपर इलाकों में, तिब्बत एंडीज में का याक होते हैं वो देवदारू होते हैं, और आर्कटिक आर्कटिक उप आर्कटिक क्षेत्रों में जामा बारहसिंगा पशु पशुधन होते हैं। कहने का मतलब जो पशुधन होते हैं इनसे दूध निकाला जाता है इन क्षेत्रों में। किसान चरवाहों की तलाश में आवागमन या तो विशाल घास के मैदान या पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। यानी कि जो चरवाहे होते हैं इसका आवागमन कहाँ पर करते हैं, यानी कि इनको चराने के लिए कहाँ पर लेके जाते हैं, बड़े बड़े क्षेत्र और बड़े बड़े मैदान होते हैं, पहाड़ होते हैं, वो बड़े बड़े घास घासों में इनको ले जाते हैं। जो तो है कि आजकल चारागाह खाना बदोश की संख्या सीमित हो गई। कहने का मतलब है कि खाना बदोश वाले चारागाह है उनकी संख्या सीमित यानी कि सिकुड़ चुकी है। कहने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल कम संख्या में बचे हुए हैं। और विभिन्न देशों दोबारा राजनीतिक सीमाओं और नई बस्तियों की योजनाओं को लागू करने के कारण उनके क्षेत्रों में कमी आ चुकी है। जो राजनीतिक सीमाएं होती है, राजनीतिक के जो भी रूल होते हैं, नियम होते हैं, उनके कारण उनकी सीमा, इनकी जो क्षेत्र है उनके अंदर भी कमी आ रही है। 14 किस्म की भारतीय कृषि की समस्याओं को हल करने के लिए अपनाए गए किन्हीं 5 उपायों की समीक्षा कीजिए। तो भारतीय कृषि की समस्याओं को हल करने के लिए अपनाए गए मुख्य उपाय देखो। सिंचाई प्रणाली को पहले भारतीय कृषि पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर, यानी कि जो पहले के समय था वो किस पर था, वर्षा पर निर्भरता था। लेकिन अब नहरें, कुएं, ट्यूबवेल बनाए गए ताकि कृषि की वर्षा पर निर्भरता कम हो सके। और आज के जमाने में, आज के इसी युग के अंदर ट्यूबवेल हो गई है, कुएं हो चुके हैं, नहरें हो चुकी हैं, पाइपलाइन हो चुकी हैं। इस प्रकार से जो नहरें, ट्यूबवेल है, जो भी सुविधाएं हैं बिल्कुल बहुत खतरनाक सुविधा हो चुकी है। उस प्रकार टैंकरों की सुविधा हो चुकी है, ड्रिप टू ड्रिप सुविधा हो चुकी है। ऋण सुविधाओं में सुधार, बैंक बहुत कम ब्याज पर किसान को आसानी देना। और यदि किसी व्यक्ति की फसल नष्ट हो जाती है, कोई फसल न बोने का कारण क्या होता है, उसके पास ऋण नहीं होता है। तो यदि उसके पास ऋण नहीं होता है, आज के बैंक, बहुत सारे बैंक हो चुके हैं जो बिल्कुल कम ब्याज दर में 0.05 में ब्याज ब्याज होता है। ये इस पर क्या दे रहा है, पैसा दे रहा है, ऋण दे रहा है 0.06। बहुत सारे बैंक होते हैं 0.01 पर भी ब्याज देते हैं। लेकिन अभी जो वर्तमान में बैंक है ना, वो किस पर देते हैं, 0.68 पर ब्याज देते हैं। और 1.00 पर भी ब्याज देना शुरू कर दिया है। इसलिए किसानों को भी किसमें, जो कृषि होती है उसमें सुविधाएं मिल रही है। भूमि सुधार, इनसे खेती योग्य भूमि के वितरण को बदल दिया गया और कृषि विकास में मदद करता है। भूमि सुधार के लिए बहुत साधन हो चुके हैं, ट्रैक्टर हो चुके हैं, टोली हो चुकी है, हल हो चुका है। बहुत सारे ऐसे साधन है जो आज पर भूमि में बहुत सारे सुधार कर चुके हैं। व्यवसाय करने से प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि हुई थी और प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि हुई। उच्च उपज वाले किस्म के बीज, HYV बीज भारतीय कृषि में बहुत मदद करते हैं। हाइब्रिड के बीज होते हैं, बहुत सारे यूज करते हैं। ओके, क्योंकि इनमें कम पानी और उर्वरता की आवश्यकता होती है। आज की कृषि यंत्र, बहुत सारे यंत्र हो चुके हैं, और इतने यंत्र हो चुके हैं कि कृषि बिल्कुल आसान हो चुकी है। आज के इस जमाने में कृषि बिल्कुल ही समस्याएं नहीं आ रही है। ओके, 15 किस्म के गहन निर्वाह कृषि को विश्व में प्रतिनिधि 2 श्रेणी में वर्गीकृत करें। वे एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, व्याख्या कीजिए। तो गहन निर्वाह कृषि मुख्य रूप से मानसून एशिया के घनी आबादी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कौन सी जो गहन निर्वाह कृषि है वो कहाँ पर, मानसून एशिया के क्षेत्रों में बोई जाती है। विश्व में 2 श्रेणी प्रचलित है। पहले गहन निर्वाह कृषि में गीली गां धान की खेती पर प्रभुत्व है। गहन निर्वाह कृषि में धान के अलावा अन्य फसलों का भी प्रभुत्व है। गीली धान की खेती को प्रभावित करने वाली निर्वाह की कृषि विशेषताएं देखोगे। जहाँ चावल की फसल की प्रधानता है, किसमें, गीली धान की फसलों में चावल की खेती होती है। साथ ही जनसंख्या के उच्च घनत्व के कारण भूमि जोत बहुत छोटी हो चुकी है। मशीनरी के उपयोग सीमित है, यानी जो मशीनों का उपयोग करते हैं वो भी आज के जमाने में सीमित हो चुका है। अधिकांश कृषि कार्य मैन्युअल श्रम द्वारा की जाए। अधिकांश खेती आज के जमाने में तो मशीनीकृत की जाती है, लेकिन श्रम भी इम्पोर्टेंट है। साथ ही धान के अलावा अन्य फसलों द्वारा प्रभुत्व वाली गहन की विशेषता है। यहाँ तक विशेषता हो चुकी है। अब ये दूसरी आ चुकी है, धान के अलावा प्रभुत्व वाली गहन निर्वाह कृषि। तो देखो साथी, उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान में गेहूं, सोयाबीन, जो और ज्वार की खेती की जाती है। भारत में गेहूं, भारत गंगा के मैदान में पश्चिम में उगाया जाता है। दोबारा सुनो, उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया और उत्तरी जापान में क्या बोया जाता है, गेहूं बोया जाता है। और सोयाबीन, जो और ज्वार की खेती है। गेहूं, सोयाबीन और जो ज्वार की खेती की जाती है। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है, भारत में गेहूं
की जाती है। भारत गंगा के मैदान में पश्चिम भाग में उगाया जाता है। भारत में गेहूं होता है, लेकिन कहाँ पर है? भारत गंगा के मैदान पश्चिमी भागों में ये गेहूं होता है। और बाजरा पश्चिमी और दक्षिणी भारत की शुष्क पास में होता है। सिंचाई प्रणाली का प्रयोग अक्सर किया जाता है। सूक्ष्म सिंचाई की प्रणालियां होती है, उसका भी उपयोग किया जाता है, क्योंकि इस प्रकार की कृषि शुष्क प्रदेशों में की जाती है। जो शुष्क यानी कि सूखा हुआ क्षेत्र होता है उसमें ज्यादा की जाती है। बूढ़ा वाला क्षेत्र, बजरी वाला क्षेत्र, उसमें ज्यादा की जाती है। 16% खाना बदोग पशुपालन और वाणिज्य पशुपालन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो 5 अंतर आपको बताना है। खाना बदोश पशुपालन, वाणिज्य पशुधन पालन। खाना बदोश पशुपालन एक आदिम जीवन निर्वाह गतिविधि है। वाणिज्य पशुधन पालन और खाना बदोश पशुपालन एक आदिम जीवन निर्वाह गतिविधि किसमें आता है? ये आदिम जीवन निर्वाह गतिविधि में क्या आता है? वाणिज्य और खाना बदोश पशुपालन आता है, जिसमें चरवाही अपने पशुओं के साथ साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। यानी कि आदिम निर्वाह कृषि में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं चरवाहों वो अपने जानवरों को चराने के लिए, और वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। वाणिज्य पशुधन पालन एक संगठित गतिविधि है। कहने का मतलब जो वाणिज्य पशुधन पालन वो एक संगठित क्षेत्र है, जाते हैं वो कहीं भी जाते हैं एक संगठित क्षेत्रों के साथ जाते हैं, और उनका एक स्थायी क्षेत्र होता है। यानी कि ये वो चराने के लिए जाते हैं, लेकिन वो चरवा उन पशुओं को चराकर उसी स्थान पर आते हैं, जो स्थायी फॉर्म पर की जाती है। खाना बदोश पशुपालन विभिन्न प्रकार की पशुओं का पालन किया जाता है। वाणिज्य पशुधन में केवल एक ही प्रकार के खाना बदोश पशुपालन में भैंस होते हैं, गाय भी होती है, भेड़े भी होती है, बकरियां भी होती है। और वाणिज्य पशुपालन में केवल एक ही प्रकार की गायें तो गायें ही होगी, भेड़े हैं तो भेड़े होगी, बकरियां तो बकरियां, भैंसे हैं तो भैंसे, इस प्रकार से। खाना बदोश लोग भोजन, कपड़े, आश्रय और औजारों और परिवहन के लिए अपने जानवरों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहते हैं। यानी कि जो अपने कपड़े होते हैं तो कपड़े भी अपने जानवरों को ले जाते हैं, और परिवहन के साधन उधर बैठ के चले जाते हैं, या फिर उनको परिवहन बना लिया जाता है। या स्थानीय जरूरत पूरी होती है, उनकी जो भी स्थानीय जरूरत की सामग्री होती है जो भी पूरी हो जाती है। वाणिज्यिक पशुपालन में मांस, ऊन, खाल, चमड़े जैसे पशु उत्पादों को वैज्ञानिक तरीके से संसाधित किया जाता है। मांस किससे मिल जाता है? मांस, ऊन, खाल और चमड़ा ये हमें किससे मिल जाते हैं? भेड़ होते हैं ना, भेड़, उसकी किससे में उनसे मिल जाती है। मांस मिल जाता है, ऊन मिल जाता है, खाल भी मिल जाता है, चमड़ा भी मिल जाता है। ओके। विभिन्न विभिन्न विश्व बाजारों में निर्यात किया जाता है, और विभिन्न चीजें उनसे मिलती है, उसको बड़े बड़े शहरों में उनको निर्यात करके बेच दिया जाता है। आगे हैं फिर साथ ही हमारे पास से खाना बदोश पशुपालन आदिम तकनीकों का उपयोग करते हैं। खाना बदोश पशुपालन में आदिम जो पुराने जमाने के तरीके तो तरीके उनके जगहों को तो उपयोग में करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों और पर्वतों में विशाल बड़ी बड़ी क्षैतिज दूरी ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों पर खुले चरवाहों में किया जाता है। बड़े बड़े क्षेत्रों में, बड़े बड़े पहाड़ों में उनके क्या कहते चरवाहे अपने जानवरों को जुटाने के लिए लेकर जाते हैं। वाणिज्यिक पशुपालन स्थायी फॉर्म पर नवीनतम वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं, और वाणिज्य में जो आज के इस जमाने में जो टेक्नोलॉजी है उनका उपयोग इसमें करते हैं। आया समझ में? थोड़ा इंपॉर्टेंट है नहीं, बहुत बड़ा है। और एक लाइनर पढ़ते हैं। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटा, उरुग्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसे महत्वपूर्ण देश हैं जहां इसके सभ्यता उनका अभ्यास किया जाता है, जिनका वाणिज्य और खाना बदोश पशुपालन का। ओके, आया समझ में? बहुत बड़ा है। 17वां की सहकारी खेती और सामूहिक खेती के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। 5 अंतर बताना है। सहकारी खेती, सामूहिक खेती। ओके। सहकारी खेती तब होती है जब किसान कुशल और लाभप्रद खेती के लिए स्वेच्छा से के संसाधनों की एकत्रित करते हैं। सहकारी खेती जब होती है जब किसान बिल्कुल कुछ होना चाहिए। ओके। और जब वो खेती करे तो उनसे अच्छी प्रकार की लाभ होनी चाहिए, हानि नहीं होनी चाहिए। अपनी इच्छा से अब संसाधन क्या कर रहे हैं, उनके जो भी दैनिक जीवन में जो भी संसाधन प्रयोग में जाते हैं उनको अच्छी तरीके से एकत्रित करें, और अपनी इच्छाओं से खेती करें और लाभ होना चाहिए। सामूहिक खेती तब होती है जब सामूहिक श्रम होता है। सामूहिक खेती समूह से जो भी, जैसे एक खेत है उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं तो उसको कहते हैं श्रम, श्रम होता है, तो उसे सामूहिक कृषि कहते हैं। और उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्वामित्व होता है, समाज के जो भी यंत्र होते हैं वो अपने अधिकार में होते हैं। सहकारी खेती में किसानों के पास संसाधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। सामूहिक खेती में किसान अपने सभी संसाधनों को एकत्रित करते हैं, हालांकि उन्हें अपने उपयोग के लिए जमीन का एक बहुत छोटा टुकड़ा रखने की अनुमति होती है। ये संसाधन इकट्ठे तो कर लेते हैं, लेकिन जो उनकी जो भूमि है वो एक टुकड़ा यानी कि बहुत ही छोटा टुकड़ा होता है। सहकारी समिति किसानों को अनुकूल शर्तों पर कृषि इनपुट खरीदने में मदद करती है। सामूहिक खेती में सभी कृषि इनपुट सरकार द्वारा उपलब्ध करवाते हैं।
ओके। सहकारी समिति किसानों को कृषि उत्पादों को लाभप्रद बचने रूप से बेचने में मदद करती है। सामूहिक खेती में कृषि उत्पादों को एक निश्चित मूल्य पर राज्य को बेचा जाता है। साथ ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको 5 नंबर क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए उसको एक बार अच्छी तरीके से आप देखिए, पीडीएफ दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके तरीके से देख सकते हो। 18 क्वेश्चन, विश्व में बागान कृषि की किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ओके। अथवा में आता है फिर विश्व में बागान कृषि के किन्हीं 6 फसलों का नाम बताए। बागान कृषि की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखो, बागान कृषि की 6 फसलें चाय, कॉफी, रबर, कपास, गन्ना, केला है। किसका है सर? ये बागान कृषि। बागान कृषि में चाय होती है, कॉफी होती है, रबर होता है, कपास होता है, गन्ना होता है, केला होता है। बागान कृषि की विशेषता इस प्रकार से है, तो देखिए समझिए। पहली विशेषता, इस तरह की खेती यूरोपीय लोगों द्वारा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित उपनिवेशों में की जाती है। उष्ण कटिबंधीय जो गर्म इलाके हैं ना, इसमें इन क्षेत्रों में ये जो चाय कॉफी रबेड़ा है ना, इसकी खेती की जाती है। जैसे कि फ्रांसीसियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कोको यानी कि नारियल और कॉफी के बागान लगाए हुए हैं। कहाँ पर? जो गर्म क्षेत्र है उसमें क्या लगे? कहाँ पर? परासी क्षेत्र में, अफ्रीका में कोको यानी नारियल और कॉफी के बागान लगाए हुए हैं। अंग्रेज ने भारत और श्रीलंका में बड़े चाय के बागान और मलेशिया में रबर के बागान, वेस्ट इंडीज में केले के बागान। जो अंग्रेज थे वो श्रीलंका और भारत में क्या छोड़ के चले गए? किसकी कृषि खेती करते थे? वो चाय की कृषि करते थे, इसलिए इंडिया में सबसे ज्यादा चाय पीते हैं लोग बाग। और मलेशिया में रबर की खेती होती है और वेस्ट इंडीज में केले की खेती सबसे ज्यादा होती है साहब। दूसरा, इसके लिए बड़े बागान की जरूरत नहीं होती है। ये कच्ची होती है ना, ये कच्ची क्या उसकी बड़ी बड़ी बागानों या नहीं कि 20-20 किलोमीटर इसमें ये खेती 3-3 4-4 किलोमीटर में भी खेती में भी कि जो खेत होते हैं उनमें भी अच्छी तरीके से कर लिया जाता है। बड़े निवेश और प्रतिबंध की सहायता की जरूरत, यानी कि बड़े बड़े निवेश, जो बड़े बड़े, यानी नहीं कि बड़े बड़े आय हो, जो बड़े बड़े पैसे हो, बड़े बड़े पैसे नहीं, जो उनकी बड़ी बड़ी रकम हो, उसकी जरूरत नहीं होती है। प्रतिबंधी की सहायता, यानी कि किसी भी ज्यादा जरूरत की, जैसे इंडिया है, इंडिया में जो तार होते हैं, जाली होते हैं, खंभे होते हैं, इनकी सहायता से फसल को छोड़ते हैं, यानी कि जानवर खा जाए नहीं तो इसकी सहायता से फसल की सुरक्षा करता है। लेकिन ये विदेशी जहाँ पे एक क्षेत्र में ये बागान होते हैं ना, वहाँ प्रतिबंधी किसी भी सहायता की जरूरत नहीं होती है, खुले में हो जाती है। तकनीकी सहायता और खेती की वैज्ञानिक तरीकों से की जाती है, वो भी कृषि की जाती है ना, ये बागानों वाली, ये किसी के वैज्ञानिक तरीके से की जाती है। छोटा, इसके लिए एकल फसल विशेषज्ञ श्रम और परिवहन की अच्छी व्यवस्था की अब जरूरत होती है, जो बागानों और कारखानों से और कारखानों के बाजारों से जोड़ती है। यानी कि इसमें अच्छा श्रम होना चाहिए, बिल्कुल सस्ते वाले, यानी कि जो कम काम करे, अच्छे कम काम करने वाले श्रम इसमें चले जाते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती। ये 19वां क्वेश्चन की वाणिज्य पशुधन पालन शब्द को परिभाषित करिए, कुछ 4 विशेषता बताइए। तो वाणिज्य पशुधन पालन एक ऐसी प्रणाली जिसमें पशुओं को आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से घास के मैदानों में पाला जाता है। इस तरह के पालन के दुनिया भर में दूध, मांस और आंडे आदि की मांग पूरी होती है। पैसे कमाने के लिए पशु उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार किया जाता है। वाणिज्य पशुधन पालन की विशेषता इस प्रकार से है कि वाणिज्य पशुधन पालन खाना बदोश पशुपालन के पूरी तरह से विपरीत है। वाणिज्य पशुधन पालन खाना बदोश से पूरी तरह उल्टा है। ये अधिक संगठित और पूंजी गहन है। वाणिज्य पशुधन पालन स्थायी फार्मों पर किया जाता है, इनकी जो निश्चित फार्म होते हैं उन पर इसकी खेती की जाती है। बड़े फार्म आकार रहते हैं, बड़े बड़े फार्मों पर की जाती है, लगभग 8-8-9 में बड़े किलोमीटर लंबे फार्म होने चाहिए और पार्सल में विभाजित होते हैं, जिन्हें चराई को नियंत्रित करने के लिए बाड़ लगाई जाती है। जब एक पार्सल चर जाता है तो जानवरों को दूसरे पार्सल में ले जाए। कहने का मतलब है कि जैसे गांव में एक बाड़ा लगा देते हैं, उसमें जानवरों को बांध दिया जाता है, लेकिन जो ये वाणिज्यिक पशुधन है ना, उसमें एक बाड़ लगाई जाती है और उसमें जो चारा होता है, उसके चारा होता है बड़ा बड़ा, उसके अंदर 1 किलोमीटर मतलब थोड़े थोड़े 15-15 20-20 के अंदर बाड़ लगा दी जाती है, उसमें उसमें जानवरों को डाल दिया जाता है। कहने का मतलब रखते हैं और चारों ओर बाढ़ लगा देते हैं, उसके अंदर वो चढ़ते हैं। उसकी बाढ़ खत्म हो जाने के बाद एक दूसरी बार बाढ़ लगा देते हैं, उसके अंदर उसके अंदर ले जाया जाता है। सभी जानवरों को चारागाह के वह सप्ताह के अनुसार रखा जाता है, उनकी क्षमता के अनुसार। चारागाह में केवल एक ही प्रकार के जानवरों को पाला जाता है। चारागाह कहने का मतलब जो वाणी पशुधन उनके संदर्भ भेड़ों को पाला जाता है ना। जैसे बड़े बड़े फिल्मों में देखा होगा कि पहाड़ों में वो बेड़े होते हैं और उनके बाढ़ लगा दिए जाते हैं और बड़े बड़े चारों के अंदर उसको ले जाया जाता है और अच्छे तरीके से चलते हैं। वो इसमें वाणिज्य पशुधन उनकी बात वाली। कुछ महत्वपूर्ण जानवर हैं, भेड़ हो गई,
बकरी हो गई, घोड़ी होगी, आदि हो गई। ओके, भेड़ की मैं बता रहा था आपको, बकरी हो गई, घोड़ी हो गई। इनमें मांस, ऊन, खाल और चमड़ा मिलता है। घोड़े की जो भी घोड़ी की चमड़ी तो उनसे क्या मिलता है, चमड़ा मिल जाता है। तो उत्पादों को वैज्ञानिक तरीकों से संशोधित और पैक किया जाता है और विभिन्न विश्व बाजारों में निर्यात किया जाता है। चौथा है, फार्म का वैज्ञानिक तरीकों से प्रत्येक किया जाता है। क्लियर है? अब देखिए सर 20वां क्वेश्चन है हमारे पास। 20वां क्वेश्चन है कि मिश्रित खेती शब्द को परिभाषित करें। दुनिया में प्रचलित मिश्रित खेती की किन्हीं 4 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। मिश्रित खेती एक प्रकार की कच्ची खेती है, इसमें किसान फसल उगाते हैं और खेत पर पशु भी पालते हैं। क्या मिश्रित खेती के अंदर, क्यों मिश्रित खेती में कृषि भी होती है और इसके अंदर पशु को भी पालते हैं। मिश्रित खेती की विशेषता, इस प्रकार की कृषि विश्व को के विकसित भागों में, उत्तर पश्चिमी यूरोप में, पूर्वी उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय कुछ भागों में की जाती है। मिश्रित खेत आकार में मध्यम होते हैं। आमतौर पर इसके साथ जो जुड़ी फसलें गेहूं, जौ, राई, मक्का, चारा और जड़ वाली फसलें होती है। चारा फसलें मिश्रित खेती का एक महत्वपूर्ण घटक है। जो मिश्रित खेती, उसके अंदर मिश्रित खेती का मतलब है कि वह फसलें होती है जिनमें हमको दोहरा लाभ प्राप्त। गेहूं में तो गेहूं से में जो जुट्टा होता है खाखलाऊ में प्राप्त होता है, जौ से भी हमें प्राप्त होता है, राई से हमें 2 3 मक्का से हमें चारा प्राप्त होता है, मक्का प्राप्त होता है, भुट्टा प्राप्त होता है, चारा होता है। इस प्रकार से जो हमें दोहरा लाभ प्राप्त, उसे मिश्रित खेती के नाम से जाना जाता है। ओके, मृदा उर्वरा बनाए रखने में चक्कर और अंतर फसल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अधिक उत्पाद प्राप्त करने के लिए रासायनिक उर्वरक और हरी खाद का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। फसली खेती और पशुपालन पर समान जोर दिया जाता है ताकि गाय, भेड़ी, सुअर, मुर्गी जैसे कृषि पशु फसलों के साथ 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 आय भी प्रदान कर सके। ओके, इस प्रकार से खेती की जाती है। 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बचे, उनको मैं पीडीएफ दे दूँ तो वहां से आप इसको देख सकते हैं।